सो एनपीपी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। तगड़ी रिसर्च चल रही थी मेरी 1-1.5 घंटे से इस पे ठीक है, 1-1.5 घंटे से सर पूरा मथ रहा था मैं कि कैसे इसको इजी भाषा में आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए। कहने का मतलब ये बड़ा सिंपल सा दिख रहा होगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, बट आज आप ऐसे ऐसी चीजें पढ़ोगे जो आपने शायद ही कहीं पढ़ी होगी, और इस लेवल की आप चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए। दीपक जी, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लें। लास्ट में आई एम गोइंग टू टेक द योर क्वेश्चंस। सो लास्ट में हम लोग जो है डाउट सेशन रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। ये सेशन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, मुझे नहीं पता कब तक ये चलने वाला है, क्योंकि आज मैं पूरा पढ़ा के जाने वाला हूं आपको। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो कभी भी इस सेशन को बाद में देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा फटाफट मुझे कंफर्म कर दीजिए वेदर ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। चलिए। So I think many have joined. So Hriday is there, Marjit Yadav is there, Janardhan ji is there, Rajni Singh is there. Okay. बताइए प्रीतेश जी क्या कहना चाह रहे हैं। फटाफट चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही है, सो दैट वी कैन प्रोसीड। अपने एंड से मैं चेक कर लेता हूं, बट आपसे कंफर्म करना जरूरी है। पता लगा मैं एक बार पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा, सो इट विल बी यस। ठीक है, सो एवरीबॉडी सेइंग सही है सर। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। जब भी आप कहीं से पढ़ें, कोई रोड छाप आपको सोर्स नहीं यूज करना है। यू नीड टू यूज द ऑथेंटिक साइट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये जो आप देखेंगे, ये प्राइस रेगुलेशन वगैरह में जब फार्मासिस्ट के हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो फार्मासिस्ट वाला वो जो फॉर्मूला होता है प्राइसिंग का, वो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। जब हम जीपैट और डीआई की प्रिपरेशन करते हैं तो इनडेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इनडेप्थ ही पढ़ेंगे इसको, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन आए चाहे कॉन्सेप्चुअल आए, डेफिनेटली हम लोग वो सारी चीजें अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो कमिंग ऑन दी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, 3 चीजें आज आप सुनने वाले हो क्लास में। जरा एक चीज आप समझिए, यहां पर एनपीपीए के बारे में आप पढ़ने वाले हो, फिर आप पढ़ने वाले हो डीपीसीओ के बारे में, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हो, फिर आप पढ़ने वाले हो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 3 चीज आज आप जानने वाले हो। थोड़ा सा पहले रिलेशन समझ लेते, जहां मैं बोलूंगा आपको एनपीपीए, जहां पर डीपीसीओ, इन तीनों में चक्कर क्या है वो जरा समझ लेते हैं। ये जो अथॉरिटी है ये इसलिए डिजाइन की गई है ताकि डीपीसीओ जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। ध्यान से सुनिए, तीनों के बीच क्या रिलेशन है, आज ये तीनों चीज आपको सीखने को मिलेगी। मैं चाहूं तो तीनों अलग अलग लेक्चर में पढ़ाऊं, बट मैं चाहता हूं किसी सेशन में पढ़ा दूं ताकि ओवरऑल आपको पता लगे। एनपीपीए को इसलिए लाया गया ताकि डीपीसीओ के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। और सर डीपीसीओ क्यों आया, क्योंकि डीपीसीओ जो आया वो किसके तहत आया है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये वही एक्ट है, जब कोविड आया था तो सारी दूध की गाड़ियां हो, चाहे इसेंशियल जितनी भी मेडिसिन की गाड़ियां हो, या फिर जितने भी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं थी, वो सब चालू थी। किसकी वजह से, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू हो गया था। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ही जो चीजें पावर मेंशन्ड है उसको एग्जीक्यूट करता है डीपीसीओ, और डीपीसीओ के जो प्रोविजंस है उसको एग्जीक्यूट करता है एनपीपीए। तो ये इनके बेसिस में रिलेशन है, आप जरा समझ लीजिएगा तीनों के बीच में कि एनपीपीए का क्या रोल है, डीपीसीओ का रोल क्या है, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। ये तीनों एक्ट आज आप समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं जरा, मेन तो हमारा मुद्दा है एनपीपीए, लेकिन अब क्वेश्चन जरा देख लेते हैं पूछा कैसे गया है। तो हम चलते हैं जरा ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जूरिस्प्रूडेंस का ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर, ये बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का भी जो जुलाई में पेपर हुआ था उसका है। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, भर भर कर डीपीसीओ से पूछे गए हैं। यहां पर देखिए, एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉल्ट सिस्टर, और ये सारे क्वेश्चंस इसके हिसाब से ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या वो बल्क ड्रग्स की बात कर रहे हैं, क्या वो एपीआई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछी गई है। ये कहां से पूछा गया है, डीपीसीओ 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें जो बल्क ड्रग की डेफिनेशन उसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। अब जरा देखिए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब यहां पर क्या लिखा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो पहले डीपीसीओ आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर,
वो 1995 1995 में आया था, बट वो स्कोप में लिमिटेड था, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स वेर काउंटेड, ठीक है, उसमें प्राइस डिसाइड करने का तरीका अलग था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, टोटली इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। 1991 के बाद जब जो है एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद चीजें बदल चुकी हैं। राइट नाउ इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जो हमारे अभी चैलेंजेस हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते, वी नीड टू मॉडिफाई दैट। तो डीपीसीओ 1995 में आया, 1995 में, बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद डीपीसीओ 2013। इट मींस कि कोई चीज नई क्यों आ रही है, जस्ट बिकॉज पिछली चीज में कुछ देयर वर शॉर्टकमिंग्स, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने के लिए 2013 लाया गया। अब देखिए, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे क्वेश्चन है, ईयरली निकाला जाता है, एनुअली निकाला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली डीपीसीओ के एक्ट से, अभी दिखाऊंगा आपको मैं क्यों आपको स्टैंडर्ड बुक और क्यों आपको स्टैंडर्ड पीडीएफ पढ़ने चाहिए, खास करके when you are preparing for the drug inspector and जीपैट एग्जामिनेशन। फार्मासिस्ट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, यहां से पूछा गया सवाल। आप देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो उसको सीज करने की पावर है वो किसके तहत है, ये सब भी डीपीसीओ 2013 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन बैक टू बैक जो है डीपीसीए से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर और जीपैट में पूछे जाएंगे। फार्मासिस्ट में सीधे फैक्चुअल का डीपीसीओ कब आया था, 2013 में लेटेस्ट है। इनिशियली कब आया था, 1995 में। एनपीपीए क्या है, प्राइस रेगुलेट करने की अथॉरिटी है जो डीपीसीओ के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करती है। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन फार्मासिस्ट में पूछे जाते हैं, बट इन डेप्थ क्वेश्चन यू कैन सी in drug inspector and GPAT they are asking. Now coming on the important thing, then it is NPPA. जरा देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं, किसके अंडर में ये आ रहा है। भाई सरकार है कोई, उसके अंदर कुछ मंत्रालय होंगे, तो किसके तहत अभी आ रहा है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब देखिए क्या नाम है इसका, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इट मींस इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिया, नॉट इंटरनेशनल बॉडी, सिंपली। और ये लिखा हुआ अथॉरिटी। अथॉरिटी कब बनाई जाती है, जैसे आप सुनते होंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसे करके अलग अलग इस तरीके का अथॉरिटी जो स्टेट वाइज बनाते हैं। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी, अथॉरिटी कैसे आते हैं, ये रूल के तहत आते हैं, एक्ट के तहत आते हैं। इट मींस बेसिकली दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं सांविधिक संस्था। ऐसी बॉडीज जो आपके संविधान में मेंशन नहीं है, बट उसको एक्ट ले आके उसके रूल फ्रेम करके उसको डिजाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर आर्टिकल, देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं इसके बारे में, क्या नाम है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। किसके तहत है ये पूछा जा सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सो प्लीज मेंशन इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, पूछा जा सकता है डीआई और जीपैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कब था, 1997। तो जो लोग फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डीआई की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन बी रेडी फॉर द फैक्चुअल क्वेश्चंस आल्सो। तो ऑप्शन आपसे पूछ दिया जाएगा, एनपीए हैज केम इन विच ईयर, एनपीए हैज केम टू फोर्स इन विच ईयर, 1995, 1997, 2013, ऐसे क्लोज ऑप्शन दे देंगे एंड यू नीड टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। अब जरा यहां से देखते हैं कि क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाज सेट अप एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। इसका मतलब ये जो एनपीपीए है ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, अब उस डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वही डिपार्टमेंट जिसमें तहत नाइपर को आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीजें ये सब, ठीक है। ये क्या फंक्शन है ये देखो मेंशन किया गया है। तो एनपीपीए के बारे में इतनी चीज है, लेकिन इतना ही खाली एनपीपीए नहीं, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए जरा इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानते हैं। मैंने आपके लिए पीडीएफ भी क्रिएट की हुई है, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा मैंने टाइम लगाया है, पीपीटी बनाने में ज्यादा नहीं लगाया है, तो मैंने आपके लिए जो है सीधे यहां से क्रिएट किया इसको पीडीएफ पढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, आपको मैटर पीडीएफ में मिले, इस तरीके से मिले, डजंट मैटर। सो अब देखिए जरा यहां पर एनपीपीए, सबसे पहले इसके टैग लाइन डालिए, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल। यानी कि एनपीपीए एक बात है कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पे काम कर रही है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है हम। रोटी कपड़ा मकान की भी जद्दोजहद चल रही है हमारे देश में। तो इट मींस कि अगर हम किसी मेडिसिन को अफोर्डेबल बना देंगे
तो ज्यादा से ज्यादा जनता, जो गरीब जनता है वो भी यूज कर पाएगी। अगर हम मेडिसिन की डिस्कवरी कर दे, वैक्सीन बना दे, बट अगर महंगी कर दे तो वो सबके औकात से बाहर हो जाएगी, एंड इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो एनपीपीए बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में स्टैब्लिश है। ये इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन भी आपको पता होना चाहिए। अब जरा ये बात इंपॉर्टेंट है, पता लिखते रहिएगा, जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको आप लिखते रहिए। कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन डेटेड 1997। कब आया? 1997 में। प्लीज मार्क दैट स्टेटमेंट, पूछा जा सकता है आपसे। एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट। किसके लिए? एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ प्राइस फॉर ड्रग्स इन इंडिया। जितनी भी दवा आप खाते हो, कोई भी मनमानी तरीके से प्राइस नहीं ले सकता, डंडा हो जाएगा तुरंत उसको। अगर आपको कानून पता है, करप्शन को कैसे आप कम कर सकते हो? आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। अगर आप अपनी जागरूकता बढ़ाओगे तो लोग आपसे करप्शन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर काम करा, यानी कि जितने भी इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी है ये, उन सब का इंश्योर दाम करने का, प्राइस को इंश्योर करने का काम एनपीपीए का है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। खाली प्राइस नहीं रेगुलेट करता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीपीएट एग्जामिनेशन, मेक श्योर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो आ जाएगा कि एनपीपीए इज ओनली regulating the prices of pharmaceuticals in India? Absolutely not. They are also working on affordability and accessibility of affordable medicines for all. So केवल प्राइस ही नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं, ये भी डिटरमाइन कर रहे हैं कि दवा अवेलेबल हो इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शॉर्टेज से भी डील कर रहे हैं। तो एनपीपीए शॉर्टेज को भी डील करता है, जो आपकी शॉर्टेज होती दवाइयों को, उनको भी डील करता है, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करता है, प्राइस को रेगुलेट करता है। दीज आर द मेन फंक्शन। अभी और फंक्शन को लिबरेट करेंगे। तो कभी ओनली ऑप्शन आ जाए कि केवल ओनली रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्स प्राइसेस एंड मेडिसिन अंडर द ड्रग्स कंट्रोल ऑर्डर 1995। तो इनिशियली इसको किसके तहत, आपको पहले 1995 आ रहा था, उसको रेगुलेट करके 2013 ले आया गया, क्योंकि उसका लिमिटेड स्कोप था। अभी क्या है, अब क्या लिखा है? इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिकवरिंग अमाउंट ओवर चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर। अगर कोई गलत रेट ले रहा है उस पर भी एक्शन लेंगे। ठीक है, फॉर द कंट्रोल सब्सटेंसेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर से गलत प्राइस ली जा रही है तो ये भी कंट्रोल करेंगे। It also monitor the prices of decontrolled drugs in order to keep them at reasonable levels. प्राइसिंग के साथ साथ शॉर्टेज को भी ये डील करते हैं, शॉर्टेज कहीं ना हो मेडिसिन की, प्रॉपर मेडिसिन एक्सेसिबल हो पूरे सोसाइटी में, ये सब इंश्योर करती है एनपीपीए। चलिए, अब ये सारी चीजें आप जरा देख लीजिए, किसके तहत ये सारा काम हो रहा है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, खास करके फार्मासिस्ट में। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? सो इट हैज केम इन द ईयर 1955। और अभी इसका जीता जागता एग्जांपल हमने अभी कोविड के टाइम पर देखा है। सब कुछ बनता है, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, बट जो इसेंशियल दवाइयां थी, खाने पीने की चीजें थी, ये एक्ट हरकत में आ गया था। इट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड दैट टाइम। सो इसेंशियल कमोडिटीज है, हम लोगों को पता ही नहीं, तब तो घर में बैठ के सब लोग चाय पी रहे थे, लेकिन सरकार इस साइड पे काम कर रही थी। एक मिनट रुकिए जरा, आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहा, मैं सही कर दो विंडो। ओके, चलिए, तो एक आइडिया आपको लग गया। अब देखिए जो फंक्शंस ऑफ एनपीपीए हैं, यहां से दे आर गोइंग टू आस्क यू द, यू कैन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा मैं करता हूं इसको, जरा आपको समझ में आए, दिखने में ना प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए, ये फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज फंक्शंस कुड बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन द डीआई एंड एवरीवेयर। पहला क्या है? टू इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ डीपीसीओ इन अकॉर्डेंस टू ये। तो क्यों एनपीपी को लाया गया? ताकि जो डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजंस है, इसको इन्फोर्स किया जा सके, लागू किया जा सके। तो ये भी तो भाई साहब पता होना चाहिए कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता क्या है, उसके क्या ऐसे प्रोविजंस है जिसको इन्फोर्स करने की जरूरत पड़ गई। और उसमें भी 1995 था, तो ऐसी आफत क्या आ गई थी कि देन वी हैव केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 2013। सो ये सब समझना पड़ेगा। तो अभी हम इसके साथ साथ पढ़ तो एनपीपी है आपके सिलेबस में, लेकिन पढ़ना आपको डीपीसीओ भी पड़ेगा, पढ़ना आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे सारी चीजें। टू डील विथ ऑल लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी।
टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, आइडेंटिफाई शॉर्टेज एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। केवल और केवल प्राइस रेगुलेशन का काम नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप गलत करोगे, यही चीज लिख लो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, इसका दूसरा मतलब हुआ कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन भी ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। टू कलेक्ट और मेंटेन डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मार्केट शेयर, ये सब कंपनीज की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या सब कुछ है, उसका एक्सपोर्ट कितना इंडिया से हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, इंडिया इतने नंबर रैंक पे है, उतने नंबर रैंक पे, सब डेटा कहां से आ रहा है, एनपीपीए ये सब कुछ कलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। टू अंडरटेक और स्पॉन्सर रिलेवेंट स्टडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके प्राइस को निर्धारित करना, ये भी इसका काम है, ये सारी चीजें। टू रिक्रूट और अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के तहत जितने भी स्टाफ की जरूरत है सारी चीजें वो करेंगे। दूसरी बात क्या है देखिए, टू रेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन चेंजेस एंड रिवीजन टू द ड्रग पॉलिसी। अब देखिए ये भी एक काम है, केंद्र सरकार को ड्रग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें भी मदद करते हैं। जो दिल्ली में बैठे बैठे पॉलिसी बना देती है सरकार, वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आती है, आपके जिले लेवल से। कोई पॉलिसी लॉन्च हुई है दिल्ली से, तो वो कहां से, इंफॉर्मेशन ग्राउंड से आई है। तो पॉलिसी मेकिंग में जो जिले होते हैं उनका बड़ा काम होता है, इसीलिए आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो डेटा आपका सेंट्रल भेजते हैं, डिपार्टमेंट का डेटा जाता है, तब जाके बजट आपका प्रिपेयर्ड होता है। उसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग में भी एनपीपीए का रोल है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना पड़ेगा, उसमें स्टेटमेंट आ जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल, इस तरीके के। फिर दे देगा ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल आर करेक्ट, इस तरीके का ऑप्शन, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस खास करके यूपीएससी डीआई में आपको देखने को मिलेंगे। टू रेंडर असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री रिलेटिंग टू द ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी। चलिए, अब साहब ये सवाल मन में आएगा कि ये कहीं दिया नहीं है, लेकिन मेरी समझ पे मैंने इसको बनाया है कि एनपीपीए को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इंडिया एक उभरती इकोनॉमी है, फिफ्थ इकोनॉमी अभी है, बहुत जल्दी हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं, बहुत जल्दी फर्स्ट भी बनेंगे और सबकी वाट लगा देंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, हम सब का कंट्रीब्यूशन, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस कंट्री। तो आया क्यों एनपीपीए, इसका मतलब कोई कानून क्यों आता है, कुछ प्रॉब्लम होती तभी तो चीजें आती हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि पहले, जब इसके आने से पहले बहुत सारी चीजें थी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको देखना बहुत स्किल्ड पर्सन सारे लोग नहीं मिलेंगे, हर चीज के एक्सपर्टीज, एक जनरलाइज सिस्टम मिलता है आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा लोग स्पेशलिस्ट नहीं आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्राइस रेगुलेशन का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कुछ भी पैसे, आज भी अब देखोगे कहीं पर कुछ भी कोई दवाई का ले ले रहा है, जहां पर इंपॉर्टेंट है, जहां पर रेगुलेटेड है। खास करके जब 1962 का युद्ध हुआ, सीनो इंडिया वार या इंडिया चाइना वार जिसको बोलते हैं, 1962 में, उस समय खास करके दवाइयों की डिमांड बढ़ी और वहां पर प्राइसेस वगैरह काफी तेजी से जो है बढ़े। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले जो प्राइस पे कंट्रोल करने का इंडिया में वो समझ में आया, वो 1962 के चाइना के वॉर के बाद। तो चाइना से जो वॉर हुआ था हमारा, दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट कि हमें रेगुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से सारी चीजें, ठीक है। फिर 1970 का ऑर्डर जारी हुआ, वो किसके तहत हुआ था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है, ये सब चीजें। अभी फिलहाल आपका जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 लॉन्च हुआ था, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग थी, उसकी लिमिटेशंस थी, बाध्यता थी, उसके लिए अभी डीपीसीओ 2013 बाद में हम अभी पढ़ेंगे, मैंने यहां इंक्लूड भी कर दिया है, पढ़ के डीपीसीओ 2013 और डीपीसीओ 1995 में क्या फर्क था। तो मेरे ख्याल से एनपीपीए आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एनपीपीए के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पीएचडी नहीं करना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्यों लाया गया, किस बॉडी के तहत है, किस ईयर आया गया, क्या फंक्शन आया। तो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस फैक्चुअल बनेंगे वो उसके फंक्शन से बनेंगे। तो केवल ये कहना कि प्राइस रेगुलेशन का काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजों पे पॉलिसी मेकिंग में भी काम कर रहा है, अफोर्डेबल मेडिसिन पे काम कर रहा है, शॉर्टेजेस को दूर कर रहा है, एसेंशियल ड्रग्स के मेंटेनेंस पे काम कर रहा है। एवरीवेयर एनपीपीए इज वर्किंग। नाउ कमिंग ऑन दिस डीपीसीओ 2013, तो अभी हम डीपीसीओ 2013 पढ़ते हैं। तो ये हमने एनपीपीए पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट डीपीसीओ 2013। तो मैंने सीधे गवर्नमेंट का जो पीडीएफ है वही उठा लिया है बिना लाग लपेट के। चलिए इसको जरा पढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब जरा देखिए, अंडरलाइन भी किया है आपको, ये सीधे डायरेक्ट में पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, ताकि आप कहीं से कुछ भी उल जुलूल मत पड़िए, थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। अभी जो लेटेस्ट आया है, आप कहोगे सर ये डीपीसीए क्यों है? क्योंकि डीपीसीओ के ही प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एनपीपी आया। इसका मतलब डीपीसीओ क्या है, उसके प्रोविजंस का ये तो जानना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या लिखा हुआ? नोटिफाइड बाय दिस डेटेड ऑन दिस। ठीक, अमेंडमेंट ये इस तरीके से किया गया। क्यों किया गया? अब इसको क्यों लाया गया, यानी डीपीसीओ को क्यों लाया गया? ताकि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आया था, उसके सेक्शन 3 को एनफोर्स किया जा सके। इसका मतलब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के कुछ पावर्स थे, कुछ सेक्शंस थे, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीसीओ आया, और डीपीसीओ के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आया? अभी आपको जस्ट बताया मैंने, एनपीपीए। तो अब समझ में आ रहा होगा कि एनपीपीए का डीपीसीओ से क्या लेना देना है, डीपीसीओ का इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से क्या लेना देना है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको यहां बताया था, ये गोला गोला करके आपको सारी चीजें। नाउ पॉइंट इज क्लियर। अगेन वी आर सीकिंग इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस, जब आप पिछले सेशंस देखोगे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, कैसे पढ़ना है, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें, कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक्ट के बारे में पढ़ना है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, फिर डेफिनेशंस पढ़ना है। तो सेम वही पैटर्न है। आप देखिए, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लेटेस्ट कौन सा है? 2013, इसीलिए बिहार डीआई में 2013 पूछा गया है। ठीक, चलिए अब जरा देखिए, एक्ट का मतलब क्या है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? 1955। बार बार ये पूछा जा सकता है फैक्चुअल, कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? 1955। ठीक है, एपीआई किसे कहते हैं, या बल्क ड्रग किसे कहते हैं? अब देखिए, एपीआई और बल्क ड्रग, ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, मींस एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉल्ट, एस्टर, आइसोमर। ये डेफिनेशन, इसमें कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ रूल। सेम यही क्वेश्चन देखिए बिहार में, आप देखिए उठा के एकदम चिपका दिया गया है, बिल्कुल सेम लाइन बाय लाइन। अब देखिए, एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, सॉल्ट, एस्टर, देख रहे हो आप, ये सारी चीजें ऑप्शन दे दिया गया, एपीआई और बल्क ड्रग। और लोग क्या लगा के आए होंगे? बल्क ड्रग। लेकिन आप यहां अगर ध्यान से देखो, यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? एपीआई और बल्क ड्रग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, बोथ ए एंड बी, जिस भी बंदे ने लगाया सही ऑप्शन लगाया है। मैंने इसकी आंसर की भी जारी की हुई यूट्यूब चैनल इन्वर्टर अड्डा पे। समझ में आया लॉजिक, किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं? इट मींस कि ओरिजिनल डायरेक्ट एक्ट से पूछ रहे हैं, आपको वहीं से पढ़ना चाहिए, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग। चलिए और इंपॉर्टेंट आते हैं, जरा डेफिनेशन से सवाल पूछे जाते हैं। सीलिंग प्राइस पे सवाल देखिए, क्या लिखा है? सीलिंग प्राइस, प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर। तो सीलिंग प्राइस क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सब पता है आपको। फॉर्मुलेशन क्या होता है वो भी आपको पता है, इसलिए मैंने ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाया है। जेनरिक किसे बोलते हैं? ऐसी दवाएं जो केमिकल नेम से बिकती हैं, जैसे मान लीजिए डिस्प्रिन, क्या इट्स अ ब्रांड नेम। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट, एस्प्रिन टैबलेट्स, किस नेम से बिक रहे हैं? केमिकल नेम से बिक रहे हैं, इट मींस दे आर जेनरिक ड्रग्स। ठीक है। लोकल टैक्सेस क्या होते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे वैट वगैरह देख लिया, पंचायत वगैरह टैक्सेस, दीज आर लोकल टैक्सेस। ठीक है, चलिए ये सब। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप देखते हो, एमआरपी, एमआरपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दिस, तो किसको कहते हैं? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब सीलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेज होता है, दोनों को मिला के फिर बोला जाता है, और कंज्यूमर इसी को पे करता है। इससे ज्यादा अगर आप कोई मांगता है तो डंडा कर दो सीधे आप, कि भाई साहब नहीं मांग सकते इससे ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर फिक्स किया हुआ है, उसके मुंह पे चिपका दीजिए आप। सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन दैट। अब देखो कैसे घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन डीआई में पूछा गया है। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ध्यान से सुनिए आप, देखिए of schedule formulation shall be fixed by the manufacturer on the basis of notified the government plus local taxes। तो कौन सा प्लस टैक्सेस, लोकल टैक्सेस? अब देखिए, रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस, ठीक है, तब जाके मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो यहां पर देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस प्राइस पर? नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट प्लस लोकल टैक्सेस। किस बेसिस पर कर रहे हैं ये, अब बताइए किसके बेसिस पर? ये रिटेल प्राइस
प्लस लोकल टैक्सेस कर रहे हैं कि सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस कर रहे हैं? यहां पर आप देखिए, ठीक है, ये सब ये देखिए, ठीक। तो ये रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया है। चलिए ठीक है साहब, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स से पूछा गया, कोई लाग लपेट नहीं। अब जरा और आते हैं, अब पूछता है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल, NLEM, ये NLEM, ये कभी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2000, ये रिवाइज होती रहती है। एसेंशियल मेडिसिन का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी इंडिया में चाहिए आपको। तो 2011 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कायदे से पब्लिश हुआ था। अभी 2022 में इसको रिवाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ बीमारियां अलग आती रहती हैं, अलग अलग ड्रग आती रहती है। वी नीड टू ऐड दैट लिस्ट, वी नीड टू अपडेट दैट लिस्ट। लाइव सेशंस में क्यों कर रहा हूं? ये मैं पढ़ा के बहुत पहले रिकॉर्डेड सेशन दे सका, लेकिन अब जो पढ़ा रहा हूं उस लेक्चर में, अभी के लेक्चर में फर्क होगा, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, पब्लिश बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। न्यू ड्रग किसे कहते हैं, ये जरा डेफिनेशन आप पढ़ लेना। शेड्यूल नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं, उसको पढ़ लेना। रिटेल प्राइस किसे कहते हैं, वो जरा पढ़ लेना आप। ये सब डेफिनेशन आपको पढ़नी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने स्मार्टली सवाल आपसे पूछा गया है, देखने की कोशिश करिए। मींस एनुअल, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन तय करने के लिए, कंज्यूमर CPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स सबका बेस ईयर होता है। एक बेस ईयर माना जाता है, किसी को 2011-12 मान लिया, किसी को अलग मान लिया बेस ईयर, सबका बेस ईयर होता है। तो जब हम सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन या स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं तो वो बेस ईयर वगैरह फैक्चुअल पूछते हैं। बट यहां पर क्या लिखा हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि सालाना किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया आपसे, एक सेकंड, यहीं कहीं कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जहां तक मुझे लग रहा है। ये देखिए डायरेक्ट सवाल, अब देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ ऑल कमोडिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, DIPP जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये सारी चीजें। देखो 6 मंथ, क्वार्टरली, एनुअल। सीधे PDF से क्या पूछा गया, एनुअल, मींस एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स। देख रहे हो कितने स्मार्टली सवाल पूछा गया है। सो हमें अपनी अप्रोच को, अपनी पढ़ाई को देखना पड़ेगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम सही ट्रैक से पढ़े, फालतू कुछ भी नहीं पढ़े। डेफिनेशन से तो मैं बार बार जो आपको चीखता चिल्लाता रहता हूं कि डेफिनेशंस पढ़िए, डेफिनेशंस पढ़िए, इट मींस कि आपको डेफिनेशंस पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब ये मैंने जो ये गोला गोला सा बना के लिखा है ना कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, आज आप देख रहे होगे, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। पहले जब हम पेट्रोल भरवाते थे तो सरकार फिक्स करती थी कि आज 66 रुपए है, आज 68 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है। गवर्नमेंट हैज फिक्स द रेट। बट अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि साहब मार्केट बेस करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपका तेल की कीमत बढ़ रही है तो यहां बढ़ती हुई मिलेगी, वहां घटेगी तो यहां भी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई लाग लपेट नहीं। अगर वहां घटेगा प्राइस तो यहां भी इंडिया में घट जाएगा प्राइस, वहां बढ़ेगा इंडिया में भी बढ़ जाएगा। तो अभी वो सरकार नहीं फिक्स कर रही है, अभी मार्केट डिसाइड कर रही है कि तेल का प्राइस क्या होना चाहिए, कितना लीटर पर बैरल आपका होना चाहिए, 60 है, 70, 80। आप देख रहे हो सारा तेल का ही खेलता, रसिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने खूब फायदा लिया उसका। आपस में आप लड़ो, फायदा हम लेंगे, यही होता है कि आपस में आप लड़ेंगे, तीसरा फायदा लेगा। सो इंडिया ने इसका एडवांटेज लिया। तो जैसे पेट्रोल पंप पे आप देखते होगे, आज उस पर डेट लिखा रहता है, आज की तारीख में पेट्रोल का दाम ये है, क्योंकि योर पेट्रोल प्राइस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द मार्केट बेस। मार्केट में क्या चल रहा है बॉस, उसके बेसिस पर है, ना कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अब कम हो गया है, मार्केट डिसाइड कर रही है। तो जो DPCO 2013 है, उसमें जो प्राइस डिसाइड करने वाला फॉर्मूला है वो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, जबकि 1995 में फॉर्मूला है वो कॉस्ट बेस्ड है, कि कितना लागत आया, कितना खर्च आया। आपसे पूछेंगे भाई आपके कितनी मेहनताना लगी, आपका मटेरियल कॉस्ट क्या आया, आपके और भी कितने कॉस्ट आए, आप सारी हमें डिटेल दीजिए। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए एक्स्ट्रा आपको देके आपको प्राइस फिक्स कर देंगे।
यही बिगेस्ट डिफरेंस है। डीपीसीओ 1995 में केवल 74 ड्रग्स थी, अभी 350 और 400 ड्रग हो चुकी हैं, क्योंकि कोविड आया उसके बाद सिचुएशन बदल गई है। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, यानी एरिया ऑफ स्कोप ऑफ डीपीसीओ 2013 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। दूसरी बात, जो प्राइस डिसाइड करने का फॉर्मूला डीपीसीओ 1995 में था वो कॉस्ट बेस्ड था। अच्छा, आपने ये पेन बनाई तो इसमें स्याही का कितना लगा, प्लास्टिक का कितना लगा, मेहनताना आपका कितना लगा, मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, शिपिंग चार्ज कितना लगा, सब हमें बता के दो। उसके बाद हम आपकी कमीशन को इंक्लूड करके प्राइस फिक्स कर देंगे, आपको इतने में ही बेचना है। ये 1995 में होता है डीपीसीओ में। पेट्रोल की तरह पहले सरकार हस्तक्षेप करती थी, जैसे अब सरकार ने बोला कि मार्केट डिसाइड करेगी। तो डीपीसीओ 2013 में जो प्राइस डिसाइड होती मार्केट में अगर गर्मी है, चल रही है, उछाल है, तो आपका प्राइस भी उछाल होगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। सो मार्केट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइस एस्टिमेशन में। तो यहां मैंने गोला गोला करके लिख दिया है, समझ गए। तो अभी मैं जब आपको डिफरेंस बताऊंगा ना कि डीपीसीओ 1995 2013 में, तो आप लिख लेना। तो ये दो डिफरेंस मेजर हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो मैंने देखे हैं इसको पढ़ते वक्त, क्योंकि मैंने सारी पीडीएफ पढ़ी है। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ ए शेड्यूल फॉर्मुलेशन, ये डीपीसीओ 2013 में आपको पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट। ठीक है, देखो कैसे किस स्टेप से, आप देखो एवरेज प्राइस ऑफ रिटेलर और ये सारी चीजें आप देखो इस तरीके से। पीसी इक्वल टू पीएस 1 प्लस एम बाई 100। यहां पर जो प्राइस डिसाइड हो रहा है ना, वो मार्केट बेस हो रहा है, जबकि 1995 में देखोगे अलग है सीन, अभी दिखाऊंगा आपको। चलो, यहां प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ये सब आपने देख लिया। चलिए साहब, ये जरा देख लिया, ये सब नहीं पढ़ना है, बहुत सारा 60-70 पढ़ने का कितना आप पढ़ोगे, तो मैंने आपके बेसिस पर काम कर दिया है। अब देखिए यहां पर डिसाइड, ये देखिए, यही था ना क्वेश्चन आपसे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इक्वल टू सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। कहां गया जूरिस्प्रूडेंस वाला क्वेश्चन, ये देखिए, ये देखिए, सेम डायरेक्ट सवाल पूछा गया, एक्ट से एकदम डायरेक्ट ओरिजिनल एक्ट से पूछा गया, डीपीसी 2013 ये है। और कहां से आप सब ये सब डाउनलोड करेंगे, देखिए मैंने यहां पर ये साइट है, यहां सब कर सकते हैं। एनपीपीए के बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे से, फिर एनपीपीए के बारे में, डीपीसीओ देखिए मैंने सर्च किया हुआ है, यहां से डीपीसीओ के बारे में आप पढ़ लीजिए 1995। यहां से आप डीपीसीओ जो है 1995 के बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं कुछ रिव्यू आर्टिकल, इस समय कौन रिव्यू रिसर्च आर्टिकल पढ़ेगा ट्यूटर, लेकिन मैं रिव्यू रिसर्च आर्टिकल भी पढ़ता हूं, क्योंकि मैं नाइपर का पढ़ा हुआ हूं, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है। बिना रिव्यू रिसर्च के, बिना ये सब की चीजें नहीं होती मेरे से, तो मैं यहां पर अपना दिमाग पूरा लगाया हूं। तो आप रिसर्च गेट पे कुछ रिव्यू रिसर्च आर्टिकल मुझे मिले, कुछ आर्टिकल्स मिले, वहां से मैंने देखी, यहां पर तुलना भी किया हुआ है इन्होंने। तो अभी मैं ये भी तुलना आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत स्मार्टली मैंने क्लास को डिजाइन किया है। अब आते हैं जरा इस पे, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है सेम पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा और इसको स्किम करिए, अच्छे से थोड़ा सा और पढ़िए। चलिए साहब, ये सब प्राइस कैसे ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, ये सब कैसे सारी चीजें हैं। अब जरा देखिए इसमें लास्ट में, या बढ़ाते जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं इंपॉर्टेंट है मैंने स्किप कर दिया, छोड़ देते हैं इसको। पेशेंसली बने रहिए, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 1 मिनट। अब देखिए, कंट्रोल ऑफ सेल प्राइसेज फॉर्मुलेशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा कैसे कंट्रोल। नो पर्सन सेल सेल एनी फॉर्मुलेशन टू एनी कंज्यूमर एट प्राइस एक्सेडिंग द प्राइस स्पेसिफाइड इन करंट प्राइस लिस्ट। तो जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें कर दी गई, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, नहीं तो वही पंगा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर नॉट टू रिफ्यूज सेल ऑफ ड्रग, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब देखिए, अब अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है इस चीज को, तो एक्शन कैसे होगा। तो आप जब ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे तो डेफिनेटली यू आर हैविंग द पावर। तो आप कैसे क्या करोगे, पावर ऑफ एंट्री, सर्च एंड सीजर कौन कर सकता है, एनी गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय अ जनरल और स्पेशलाइज्ड ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑथराइज पर्सन कौन हो सकता है, डीआई भी हो सकता है, डीआई होगा। एज अ केस मे बी ऑन अ बिहाफ, उसके बिहाफ पर हो सकता है, वो कहीं पर घुस सकता है, एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी जगह को, किसी भी दवा को सीज कर सकता है अलोंग विद द कंटेनर, पैकेजेस एंड कवरिंग, ये सारी चीजें किसको राइट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर्स को। अब देखिए जरा
डीआई में सेम सवाल चिपकाया हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए पढ़िए जरा, ये सब बिहार का क्वेश्चन है। एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज केस में भी ऑथराइज फॉर जनरल, ये फलाना डेम का, ये सब दुनिया भर की। अब देखिए इंटर और सर्च एनी प्लेस, सीज एनी ड्रग और डॉक्यूमेंट, क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इंटर एंड सर्च एनी प्लेस, सीज एनी ड्रग, दोनों चीजें हैं। अब देखिए सवाल कैसे पूछा गया है, कुछ लोग एंटर एंड सर्च लिखेंगे लगाएंगे, कुछ लोग ये बोथ एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हाउ बेसिकली द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड हाउ वी नीड टू प्रिपेयर फॉर डीआई एंड जीपैट एग्जामिनेशन। फार्मासिस्ट के लिए केवल फैक्चुअल आप पढ़िए, जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया फार्मासिस्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बी फार्मा कैंडिडेट हैं वो फार्मासिस्ट के साथ जीपैट भी देते हैं, डीआई भी देते हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस नाइपर का भी है, मेरा एक्सपीरियंस डीआई का भी है, फार्मासिस्ट का भी है, तो मैं चाहता हूं कि आपको अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं थोड़ा सा, ये वाली बात हमने पढ़ ली। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सीधे वो बंदा नहीं एक्शन लेगा, होगा क्या, पुलिस केस होगा। और पुलिस वहां पर क्या अप्लाई करेगी, प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड 1860 अंग्रेजों ने लाया था अपने हिसाब से लोगों को दबाने के लिए। अभी तो सरकार दबा नहीं सकती ना, फ्रीडम है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी है। तो अभी आप देख रहे हो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे करके सारी चीज अब लेके आ रहे हैं। 2023 में पार्लियामेंट भी चेंज हो गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, भारत अपना जो है ग्रो कर रहा है। तो सीआरपीसी के तहत जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे उस पर केस वगैरह सारी चीजें किया जाएगा, ये सब सीआरपीसी के तहत एक्शन में आएगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो एक्शन लेता है वो डीआई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वो एक्शन लेता है, लेकिन फाइनली उसमें पुलिस केस होता है और फिर धाराएं वगैरह चार्जशीट वगैरह फाइल होती है, वो जुडिशरी में केस फिर जाता है। ठीक है, डीआई नहीं सब कुछ रफा दफा करता है, डीआई कानून के तहत एक्शन लेता है बस। चलिए साहब, ये देखिए कुछ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 की है, लेकिन अभी 2022 वाला भी ऐड हो गया। तो इस तरीके की नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं, ये सब आप देख लीजिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम, किस लेवल पे ये ड्रग यूज होंगे, इस तरीके की लिस्ट जो है जारी होती है, NLEM। ठीक है, चलिए साहब ये सब कुछ देख लिया आपने। अब इतनी सारी ड्रग हैं, देखो आप कितने ड्रग हैं। एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हमें बना के देना होता है। थोड़ा फटाफट मैं बढ़ाता हूं उसको जरा तेजी से, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए नीचे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कुछ फॉर्मेट भी होते हैं, अगर आपको प्राइस वगैरह कुछ करना है, आपको डिसाइड करना तो आप भर के रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली है। अब आते हैं हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 पे। ठीक है, अब देखिए 1995 यानी ये 2013 से पहले आया था। पहला डिफरेंस क्या था, इसका स्कोप लिमिटेड था। 1995 में जस्ट इकोनॉमी खुली थी, बहुत ज्यादा इंडिया ग्रोइंग फेज में नहीं था, हम जस्ट अभी उभरे थे इकोनॉमिकली तौर पर। पहले मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर था ये सारी चीजें, लिमिटेड ड्रग इस लिस्ट में इंक्लूडेड थे। और अभी 2013 में बहुत सारे ड्रग्स हैं, एक तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए यहां पर जो प्राइस हो रहा था वो कॉस्ट बेस्ड हो रहा था, 2013 में किसके बेस्ड है, मार्केट बेस्ड प्राइस है। तो मार्केट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ना, ये सारी चीजें। तो लिमिटेड स्कोप मैंने देखिए यहां पर लिख दिया है, सिम ऑर्डर। बल्क ड्रग का डेफिनेशन क्या है, सीलिंग प्राइस किसे कहते हैं, क्योंकि इसी एक्ट को मॉडिफाई किया गया, इसी रूल को। तो जो वहां पर दिखेगा यहां पर भी दिखेगा, लेकिन वहां पर कुछ अपडेटेड चीजें भी दिखेंगी, ये देखिए। तो सेम चीज आपको दिख रही है, ये सब। पावर टू फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को था, ये सब चीजें गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी। इंपॉर्टेंट देखते जाइए, जो इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, और मैं आपको बता दूं अभी भी यही फॉर्मूला डीआई और जीपैट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिटेल प्राइस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट, और ये जो सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इक्वल टू 1 प्लस मापे, ये वाला जो है एक्साइज ड्यूटी, ये वाला जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसके तहत हो रहा था, डीपीसीओ 1995 का, 1995 के तहत हो रहा था। तो यहां पर कॉस्ट बेस आप देख रहे हो ना, मटेरियल कॉस्ट कितना है, इस पेन को बनाने में कितना मटेरियल कॉस्ट आया है, ये सब। इसको कन्वर्जन कॉस्ट कितना आया है, पैकेजिंग कॉस्ट कितना आया है, ठीक है, पैकेजिंग चार्जेस कितने आए हैं, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है।
कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड हो रहा है, लेकिन वहां 2013 में साहब वहां तो मार्केट डिसाइड कर रहा है सर। ठीक है, दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आपके बिहाफ पर मैंने मेहनत किया है। थोड़ा सा लेट सेशन हुआ, लेकिन मैंने तो उसके पीछे आज ये 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन के पीछे 2 घंटे की मेहनत होती, 2 घंटे सर खपाते हैं। ठीक है, तो इतने आसानी से चीजें नहीं आ जाती हैं। आप यहां पर देखो, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन 1995 डीपीसीयू और 2013। ठीक है, चलिए यहां पर ये फॉर्मूला बिल्कुल रट्टा मार के रखिए। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो यही पूछा जा रहा है आपसे, 1995 वाला। ठीक, स्टेंट वगैरह का दाम वगैरह आप देख रहे हो सरकार कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो ये जरा देख लीजिए, रिटेल प्राइस इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इंटू 1 प्लस मापे। और एमसी किसको मटेरियल कॉस्ट कर रहे हैं, सीसी मतलब ये सब पता होना चाहिए आपको। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पीएम पीसी ना पूछ ले, सीधे पैकेजिंग चार्ज पूछ ले, तो आपको पीसी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ईडी का मतलब एक्साइज ड्यूटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी जुड़ती थी पहले, और आज भी ये यूज हो रहा है। प्राइसिंग दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। ठीक है, तो ये बिगेस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ये सब। तो अब ज्यादा इसको, क्योंकि अब नया ऑर्डर आ गया तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें 2013 में हो गई, तो बेटर है कि 2013 में पढ़िए। लेकिन आप कुछ डीआई में आप देखोगे 1995 अभी भी चला आ रहा है, तो जो 2013 में पढ़ा है वही 1995 में, लेकिन 2013 वाले में अपडेटेड है 2013 वाले में। तो जो मेन डिफरेंस है देखिए यहां पर, कितनी बल्क ड्रग्स का नाम आप देख लीजिए, ये देखिए 76 पे खत्म हो गया, इतनी लिस्ट है। और यहां देखिए भाई साहब खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, ये देखिए साफ डिफरेंस पता लग रहा है कि दैट वाज लिमिटेड इन स्कोप। नाउ क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी, कोविड के बाद चीजें बदल गई हैं। आज हम आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोविड की वजह से, और इसका फायदा भी हुआ है। आज आप 999 1999 में 2000 रुपए में ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी आप कर ले रहे हो, सोच के देखो आप। नहीं तो आप जाते 10,000 रुपए लगता, फिर आप रूम रेंट लेते, सब दुनिया भर की चीजें होती। आज अपने घर में बैठे बैठे 11 बजे रात को पढ़ाई कर ले रहे हो, सोचो कितना फायदा है चीजों का। इंडिया के बेस्ट टीचर से, जिन्हें पता ही नहीं था कि अच्छा ये टीचर भी बहुत जबरदस्त है, केवल उनके दिमाग में फिर तक अच्छा यही टीचर खाली बढ़िया है, आज उनको पता लग रहा है कि नहीं ये भी भाई साहब एक से एक है, तो ये भी पता लग रहा है। तो ऑनलाइन का कितना फायदा हुआ है, तो सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहां पर मेडिसिन का लिस्ट, तो कभी कभी डीआई में आप देखोगे जीपैट वगैरह में अभी भी 1995 ही चला आ रहा है। तो जब 1995 पूछेंगे तो वो जो प्राइस था ना, वो मापे वाला जो प्राइस था वही पूछेंगे वो। तो चलिए डीपीसी 1995 2013 हमने पढ़ लिया, एनपीपीए पढ़ लिया। अब डिफरेंस दोनों में जरा समझ लेते हैं। तो उस डिफरेंस के लिए मैंने ये पीडीएफ में भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। पहले मैं रिव्यू आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल से बता देता हूं। तो दो बिगेस्ट डिफरेंस दिखे आपको, मैंने बता दिया कि स्कोप में ज्यादा है ये। एक मिनट जरा, किसी ने हैंड रेस किया है, बताइए लकी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, 10 मिनट दीजिए मुझे जरा, मैं लेक्चर फिनिश कर लूं, आपके सवाल का जवाब दे के ही जाऊंगा। लाइव इसीलिए लिए हो रहा है। ठीक है, ये सब डिफरेंस मैंने किया है। जरा हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। ये देखिए मुझे एक आर्टिकल इमेज लगा, कहां पर? ये रिसर्च गेट पे पता लगा। काफी लोग हैं, आप रिसर्च गेट पे प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, सब चीजें हैं। रिसर्च वगैरह के लिए बहुत सारी साइटें हैं। गूगल स्कॉलर इज द मोस्ट कॉमन साइट जिसको हम लोग यूज करते हैं, वहां से आर्टिकल्स वगैरह। फिर साई हब वगैरह यूज करके हम फ्री में आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेते हैं। उनके लिए जो एम फार्मा या पीएचडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको पता होगा। तो डीपीसी 1995 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत आ रहा है, यहां भी 1955 के तहत आ रहा है। यहां पर केवल 74 ड्रग्स की लिस्ट, यहां पर आपको 652, सोच के देखिए 652। ठीक, वहां पर क्या था? मटेरियल के कॉस्ट बेस प्राइस डिटरमाइन होता रहा। यहां क्या है? मार्केट डिसाइड कर रहा है सब कुछ। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं जो मैंने मेजर डिफरेंस, इन्होंने भाई साहब ने तो 4 ही 5 में इनका सब खत्म हो गया मामला। अभी मैंने जो रिसर्च किया अपनी, उसको जरा देखो। छोटी मोटी रिसर्च नहीं करते, थोड़ी तगड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा किया है एडवांस टूल को यूज कर करके। चलो, इस तरीके का कुछ मुझे लिस्ट हाथ लगा, तो मैंने जो है इसको, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है,
देखो क्या लिखा है, इनिशियली कवर्ड अ लिमिटेड नंबर, यानी कि अगर पूछ दे कि डीपीसीओ वाज लिमिट, डीपीसीओ 1995 वाज लिमिटेड इन स्कोप, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ओनली 74 ड्रग्स दे हैव कवर्ड, बट राइट नाउ दे आर कवरिंग मोर देन 600 प्लस। ठीक है, एक्सपैंडेड टू द स्कोप, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यहां पर देखिए यूज्ड अ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, आपने देखा मटेरियल कॉस्ट, फलाना कॉस्ट, ढेमका कॉस्ट, दुनिया भर की कॉस्ट लिखी हुई है। सो इट्स अ कॉस्ट बेस्ड मैकेनिज्म, बट हियर मार्केट बेस्ड रिवीजन या फिर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये सब। 1995 कहीं पर आप नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन देख रहे थे, बहुत कम बात की गई थी, बहुत कम। और आप यहां देखिए पूरा खुल के बात किया गया, एनएलईएम की तरह बात की गई है 2013 में। जो मैं ये पीडीएफ आपको खोल के दिखा रहा था ना, एनएलईएम के बारे में ही लास्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट मैं इसको भगा के दिखाई देता हूं आपको, मैंने इस पे जो है लिखा भी हुआ था, ये देखिए एनएलईएम, देख रहे हो 2013 में कितना एलईएम पे फोकस किया गया है। ये देखो, आपको जब प्राइसेस अपने रिवाइज करवाने हो तो जिस फॉर्मेट में आप सबमिट करोगे गवर्नमेंट वगैरह को, ये सारी चीजें जो है आप दिखाओगे। ये फॉर्मेट है जो सरकार को हम सबमिट करते हैं। ये देखो, ये देखो एनएलईएम, डिफरेंस फ्रॉम 1995 मैंने लिख दिया हुआ है इसमें। और लेटेस्ट अभी आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 चल रही है, एक बार आप क्रॉस चेक करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप पढ़ाना था तो जितना मुझे मिला मैं देख पाया। अगर मैं कहीं गलत भी हूं तो आप मुझे अपडेट कर दीजिए, ठीक है। मेरे को लेटेस्ट जो मिला वो 2022 मिला, अगर 2023 की भी अपडेटेड आ गई तो यू कैन अपडेट मी, या खुद भी आप अपडेट करके कर सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए ये सब आप देख लीजिए। लेस फ्रिक्वेंटली प्राइस को रिवाइज, एक बार सरकार ने फिक्स कर दिया। अभी क्या है, मार्केट बेस्ड है, रोज पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अब देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड। ठीक है, तो जो 1995 था वहां कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ड्रग के बीच डिफरेंस था। अभी यहां पर क्या है कि सारी एनएलईएम के तहत पर है ये। 1995 में प्राइसेस को लेके थोड़ा सा कम एक्शन लिया जा रहा था, बट अभी तो बहुत हरकत में सरकार, फालतू पैसा लोगे तो लपेट लेगी सरकार, आपको एक्शन लेगी यहां पर, ये सारी चीजें तो अभी ज्यादा स्ट्रिक्टेड है ये सब। ठीक है, 1995 में जो नई ड्रग लॉन्च होती थी उनके प्राइस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 2013 में हर दवा पे ध्यान दिया जा रहा है, कुछ भी मार्केट में आ रही है, ये सब कुछ, ये सब। 1995 जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स था, अभी क्या है एनपीपी, आप देख लो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स देख रहा था, अभी देखो डीपीसीओ 2013 को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनपीपीए। ठीक है, ये सब। चलिए, तो आज की क्लास हुई समाप्त। एनपीपीए, डीपीसीओ 1995, डीपीसीओ 2013, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। मेरा 110% विश्वास है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ इट्स फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर टाइम सेशन, प्लीज आस्क। जरा मैं फटाफट आपके क्वेश्चन देख लूं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। जब आप यहां पढ़ेंगे ना तब आपको एक्चुअली पता लगेगा। जब मैं पढ़ाता हूं तो टॉपिक वाइज पढ़ा के खत्म कर देता हूं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्लीज डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ क्लासेस, फोकस ऑन कंटेंट, फोकस ऑन लर्निंग, कि आज आपने 1-2 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे दिया तो क्या आपका जो नॉलेज था पहले वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। और मैं 110% गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि जो नॉलेज आपका इनिशियली ऐसे था वो अभी यहां होगा बिल्कुल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर प्लेटफॉर्म एंड आवर प्लेटफॉर्म। चलिए, सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो या ऑल क्लियर। ऑल क्लियर का मतलब कुछ हवा नहीं लगी, क्रिस्टल क्लियर का मतलब सब कुछ क्लियर है साहब। तो आप बता दीजिए आप क्रिस्टल क्लियर वाले कैटेगरी में है कि ऑल क्लियर वाले में है। सर मेरा स्कोर एम्स रायपुर में 50 है, स्कोर कैसे बढ़ाए। दीपक जी, आप मुझे पर्सनली, मेरे नंबर पर, मैं पर्सनल नंबर सबको शेयर कर रहा हूं, हालांकि मेरा सर दर्द हो जाता है फोन रिसीव करते करते, बट कोई बात नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। कभी फोन ना उठ पाए, अगर आप तुरंत बात ना हो पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस समय आप कॉल कर रहे हैं उसके आगे पीछे भी 2, 4, 10, 20 कॉल मेरे पास आ चुकी होती है। सो दिस इज माई गोइंग टू बी द पर्सनल नंबर।
9519980214। आप इस पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए, मेरे से बात कर लीजिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स कि कैसे स्कोर को इंप्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर वो सेशन नहीं है, उसको हम लोग पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल इशू है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक आइडिया दे दूं, जब भी आप पेपर दे के आते हो, बहुत सारे लोगों का आया था सवाल कि सर मैं दे रहा हूं 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से रुक रहा है। उसका सीधा जवाब है यू नीड टू गो फॉर सेल्फ एनालिसिस। अगर आप सेम गलती करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ये बात आप लिख के लीजिए। खाली एग्जाम देने पे फोकस मत करिए, जो एग्जाम में गलती हुई है अगर नहीं हुआ है तो रिवीजन की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं आप एक अप्रोच, एक माइंड सेटअप के साथ जा रहे हो, आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन गलत किया? Was it the problem of revision? Was it the problem of concept clearance? You need to identify the problem. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करिए, ठीक है? आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए, नई नई चीजों को लर्न करिए, ठीक है? स्कोर कैसे बढ़ सकता है? गलती कम करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड अटेम्प्ट करिए नेगेटिव मार्किंग में। गलती कम करेंगे आप, रिवीजन ज्यादा करेंगे, गलती कम होगी, ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है स्कोर बढ़ाने का? आप नॉलेज बेस बढ़ा दीजिए अपना। अगर आपका 80% सिलेबस कवरेज, गो फॉर 100%। सो दीज आर बेसिक सम टेक्निक्स जो मैं आपको बता दिया, आप करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, जितने रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब चीजें करेंगे तो योर स्कोर इज गोइंग टू बी इंप्रूव्ड। सर मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज सीलिंग प्राइस और रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। रवि कुमार जी, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसका करेक्ट ऑप्शन है सीलिंग प्राइस प्लस ये। अभी आपको दिखाया तो था मैंने, अभी मुझे काफी बढ़ाना पड़ेगा इसको, फिर भी मैं बढ़ा देता हूं आपके लिए। अभी मैंने एक बॉक्स करके बनाया हुआ था, तब तक और लोग सवाल पूछते रहिए, मैं तब तक इसको जरा दिखाता हूं। रवि जी का ये सवाल है, ठीक है? एक सेकंड रुकिए जरा, टाइम लग रहा है, पीडीएफ है, बहुत लंबी पीडीएफ है ये। पहली बात तो इतना पढ़ने का जिगरा भी होना चाहिए, मैं सच बता रहा हूं। शुरुआत में मैंने देखा, मैं खुद घबरा गया, मैंने कहा अरे इतना कौन पढ़ेगा, बकवास चीजें लिखी हुई दुनिया भर की इसमें। लेकिन जब पढ़ा तो पता लगा बकवास नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं इसमें, देख के ही घबरा जाए इंसान। इसीलिए मैंने कहा कि आप मत घबराओ, मैं ही डील कर लेता हूं इसको, ठीक है? कहां चला गया भाई साहब, एक सेकंड रुकिए जरा। साफ लिखा हुआ, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। इसी में था ना प्राइस वाला, देखते रहिएगा जरा, कहीं निकल ना जाए निगाहों से। वो बॉक्स बना हुआ था, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो बॉक्स नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, साफ है एकदम बिल्कुल। सर टुडे आई ज्वाइन द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंफ्यूज फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। लवली दुबे जी सही। देखिए मैं थोड़ा सा एक पैटर्न बता देता हूं, मुझे लग रहा है कि इस क्लास में काफी लोग नए हैं, तो मैं एक पैटर्न आपको बता देता हूं। जब हम किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बेसिक तरीका यह है कि आप एक बार ट्यूटर से कॉन्टेक्ट करिए, और मेन ट्यूटर मैं हूं तो आपका फोन मेरे पास आएगा, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। एग्जाम को समझिए, पहले सिलेबस को अच्छे से देखिए। कुछ लोग कहते हैं सर ये वाला सिलेबस, ये कोर्स में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। उसके पीछे रीजन है, सब दुनिया के जितने भी इंडिया में एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट के हो रहे हैं, डीआई को जीपैट, सबका पीसीआई सिलेबस ही है। उसी में से काट छाट के डीआई का सिलेबस, उसी में से काट छाट के फार्मासिस्ट का सिलेबस। कहीं पर नॉन जीएस पूछा जा रहा है, कहीं पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? तो पढ़ने का तरीका यह है, इस कोर्स को अच्छे से यूज करने का तरीका यह है कि आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है कंटेंट ऑप्शन से। कंटेंट ऑप्शन में चीजें मैंने अरेंज की हुई है। जब आप उसमें कोर्स में जाओगे, स्टोर ऑप्शन में जाओगे, कोर्स में जाओगे, कंटेंट में आप जाओगे, उसमें बड़ी सारे ओवर कंटेंट और लाइव क्लासेस। तो जो लाइव क्लासेस वाला टैब है कंटेंट के अंदर, वहां पर सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट क्लास दिखती है, तो वहां से आपको सब्जेक्ट पता लगेगा, वहां से क्या पढ़ाया गया है हाल फिलहाल में वो पता लगेगा। लेकिन वहां पर थोड़ा इशू है कि लेक्चर्स आगे पीछे अरेंज है, तो मैं हर हफ्ते उठा के उसको कंटेंट में डालता रहता हूं। तो कंटेंट में 20 साल पुराने घिसे पिटे नहीं है, 20 साल तो हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, 20 साल से हम लोग इस फील्ड में 10 साल से हैं,
लेकिन जब ये ऑनलाइन वगैरह का ये सब हम 4-5 साल से कर रहे हैं, काफी चीजें अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। तो पढ़ने का तरीका है आपको कि आप स्टोर ऑप्शन में जाइए, कंटेंट ऑप्शन में आप जाइए, कंटेंट ऑप्शन में जाने के बाद वहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करिए जो आपके बड़े फेवरेट हैं। मेन फोकस बैकबोन आपका वीडियोस है। आज जो आपने वीडियो देखी है, अगर मैं सारे नोट शेयर कर दूंगा, ट्रस्ट में आपको हवा नहीं लगने वाली है, थोड़ी बहुत समझ में आएगी। लेकिन ये वीडियो देख के ये नोट पढ़ोगे तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर खाली नोट्स पढ़ के सारी चीजें क्लियर हो जाए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप 100% फिर कोर्स को नहीं यूज कर पाएंगे। कोशिश करिए कि एक बार वीडियोस को देख लीजिए, भले से भगा के देख लीजिए फास्ट करके, बट वीडियो इज इंपॉर्टेंट। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है, नोट्स बुक के फॉर्म में है, बुकलेट के फॉर्म में भी है, जिस भी फॉर्मेट में है, बट लास्ट में जो कन्वीनियंट मेथड होता है आपके बनाए हुए नोट्स हैं। तो आज आप जब वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो, जस्ट गिव 10 मिनट्स मोर फॉर द मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो मैंने आपको 10-12 पॉइंट आज बनाया, केवल वही लिखना है, ये दुनिया भर की चीजें नहीं छापनी है, वही आपके नोट है, लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना है, उन्हीं को एग्जाम दे देना है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फैक्ट को क्लियर करिए, शॉर्ट नोट आप बनाइए, पीडीएफ आप साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, एक समय आएगा कि उस सब्जेक्ट का 1 हफ्ते 10 दिन में आपका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर नेक्स्ट टू सब्जेक्ट, नेक्स्ट टू सब्जेक्ट, नेक्स्ट टू सब्जेक्ट, इस तरीके से करते रहिए। 100, 150, 200 पन्ने की नोट्स आ जाएंगी। उसको कई बार आप रिवाइज कर चुके होंगे, जब कल को एग्जाम आएगा बहुत ही सुविधा होगी आपके पास। सब क्या कर रहे होंगे, मटेरियल लेके परेशान हो रहे होंगे, 6-7 किताबें पलट रहे होंगे, किताब पलट पलट के पागल हो जा रहे होंगे। आप बहुत कंफर्ट जोन में होगे, क्योंकि 150 पन्ने 200 पन्ने का आपका खुद का नोट है, जिसको आप 4 बार रट्टा मार चुके हो, वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है जिसको आपको यूज करना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फैक्ट को पढ़िए, आप शॉर्ट नोट बनाइए, उसको बार बार रिविजन करिए, टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट, इस तरीके से करते रहिए। और लास्ट में सारा सब्जेक्ट हो जाए, गो फॉर मॉक टेस्ट। बिना तैयारी के कोई भी टेस्ट नहीं देना है। एंड मेन फोकस शुड बी ऑन द ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज है। उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बेहतर एनालाइज कर पाओगे। ऑफलाइन में क्या है कि पीडीएफ फॉर्मेट में उसके क्वेश्चन आंसर है, उससे ज्यादा इफेक्टिव आपका ऑनलाइन है। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट सीरीज भी कुछ बैचेज में मैंने दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे लगाना है, कैसे एलिमिनेशन, वो सब मैंने अप्रोच सिखाई। क्योंकि कई जगह पर हम गलत अप्रोच से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जबकि होता क्वेश्चन बड़ा आसान है, सीधा होता है, बट हम ढेर सारा दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अप्रोच भी मैंने सिखाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब मिल गया कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं रेलवे फार्मासिस्ट में, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, फार्मासिस्ट में एनालिसिस के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं टाइट्रेशंस बेस्ड। एनालिसिस आप 3 चीजों पे इंपॉर्टेंट पढ़िए। एक तो टाइट्रेशन आप अच्छे से पढ़िए, क्रोमेटोग्राफी आप अच्छे से पढ़िए, स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से पढ़िए। इन तीनों टेक्निक को अच्छे से पढ़ लीजिए। फार्मासिस्ट के लेवल पर बहुत डीप नहीं पूछा जाता, बहुत नॉर्मल पूछा जाता है कि यूवी का रेंज क्या है, किस लिए यूज किया जा रहा है, कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है, कौन से डिटेक्टर यूज किया जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस दवा के लिए कौन सा टाइट्रेशन यूज करेंगे, अगर एस्प्रिन है तो कौन सा, क्या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज करेंगे, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लवली जी का क्वेश्चन भी हो गया, सर क्लास 9 से 10 कर दो। देखिए सौरभ जी, क्लास थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। मैं एकदम फिक्स नहीं कर सकता क्लास, मेरी मजबूरी है। क्यों? आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपसे खुल के बात हो रही है। अभी आप देखेंगे कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, लेकिन अभी आपका सवाल देते देते जवाब हो सकता है 11:30 भी हो जाए। तो अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो अगले बैच में फिर डिस्टर्बेंस होगा, फिर मैं हड़बड़ तड़बड़ में होऊंगा, आपके सवाल नहीं जवाब दे पाऊंगा। आपने मुझे पैसे दिए हैं, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरा समय आपने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना समय दीजिए। तो अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो आपके ये डाउट्स छूट जाएंगे। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो सकता है क्वेश्चंस ये आपके सेशंस आगे पीछे हों, बट डू नॉट वरी, इट्स वर्दी। जब भी सेशन स्टार्ट होगा आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए फिक्स नहीं कर पाते। शॉर्ट में रिवाइज करा दीजिए आज का टॉपिक। ठीक है झलक जी, मैं अभी रिवाइज करा देता हूं। सर यूके ड्रग इंस्पेक्टर का ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल से कैसे भरें? वो आपको ऑनलाइन पोर्टल खुद देखना पड़ेगा, या फिर आप दिल्ली एनसीआर के अगल बगल इलाके में आसपास रह रहे हैं तो आप उनके हरिद्वार जिला या देहरादून, जो भी आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो जाके। क्विक रिवीजन आपको कराना है तो मैं जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, एनपीपीए के बारे में थोड़ा सा फटाफट एक बार बता देता हूं। पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें।
एनपीपीए, डीपीसीओ और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डिफरेंस समझ लीजिए। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आया, उसके प्रोविजंस को रेगुलेट करने के लिए डीपीसीओ आया कब? स्टार्टिंग 1995 में आया। फिर उसके बाद 2013 आया, क्योंकि 1995 वाला लिमिटेड स्कोप था, प्राइस का जो डिसाइड करने का फैक्टर था यहां कॉस्टिंग बेस था, यहां पर मार्केट बेस हो गया। ठीक, उसके बाद जो आया रेगुलेट करने के लिए प्राइस, वो एनपीपी आया। तो केवल प्राइस ही नहीं रेगुलेट करता है, शॉर्टेजेस को भी डील करता है, पॉलिसी मेकिंग में भी काम करता है, अफोर्डेबल मेडिसिन की एक्सेस देता है, ये सारी चीजें एनपीपीए करता है। ठीक है, तो फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, ये सारी चीजें फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डीपीसीओ 2013 लेटेस्ट है, उसके डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, डीआई में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यही है। 10 से 12 पॉइंट केवल आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है, उसी को नोट डाउन कर लीजिए, और यही आज की क्लास का निचोड़ है, आपका समरी है। आई कैन नॉट फाइंड द क्लास लाइव, क्लास इज यस। स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद जो आपने कोर्स परचेज किया है, न्यू कोर्सेज परचेज कोर्स है, तो परचेज में आपको जब जाएंगे उस कोर्स पे स्टार्ट लर्निंग क्लिक करेंगे, ओवरव्यू कंटेंट, उसके बगल में लाइव वाला पढ़ाई आपको कंटेंट से करनी है। अब देखिए मैं क्लास ले रहा हूं, तो डेली तो मैं लाइव से उठा के नहीं कर पाऊंगा, मैं हर वीक एडजस्ट करता हूं, तो उस वीक आपको लाइव से ही पढ़ना पड़ेगा लेटेस्ट क्लास। तो रिकॉर्डेड सेशंस जो होते जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो रिकॉर्डेड और लाइव को मैनेज करके पढ़ना है। लाइव में सीरियल ऑर्डर डिस्टर्ब है, वहां पर नहीं आप पढ़ाई कर सकते, तो आपको पढ़ाई कंटेंट ऑप्शन से करनी है। ठीक है, कंटेंट ऑप्शन में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो जैसे 3 तक आया, 4 गायब है, 5 है, उसके बाद गायब है, तो मैं लाइव से उठा के 4 एडजस्ट कर दूंगा, तो वहां पर जो 4 दिख रहा है वो लाइव है। इसका मतलब वो मैं बार बार सीरियल नंबर चेंज करता रहता हूं, ला के एडजस्ट करता हूं हर वीक। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द कंटेंट ऑप्शन। तो आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो, लेक्चर 1, L1, L2, L3, इस तरीके से, सुटिक्स पढ़ रहे हो, L1, L2, L3, इस तरीके से पढ़ना है आपको। खाली लाइव पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो लाइव हो गया है अब वो रिकॉर्डेड में आ गया है। भाई जो चीज आज वर्तमान है वो कल अतीत हो ही जाएगा, पास्ट हो ही जाएगा। तो आज की लाइव क्लास कल के लिए आपकी जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाएगा, अभी 10 मिनट बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाएगी। तो ये कहना कि सर क्या रिकॉर्डेड पढ़े लाइव पढ़े, रिकॉर्डेड का मतलब लाइव ही अपलोड कर दी गई, वही रिकॉर्डेड है। समझ में आई बात? सो आपको कंटेंट ऑप्शन से ही पढ़ना है, सीरियल पढ़ना है, गड़बड़ झाला नहीं करना है। सर सेक्शन और चैप्टर से क्वेश्चन आए थे एम्स रायपुर में, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं चैप्टर्स और सेक्शन से। ठीक है, चलिए, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? तो आज मैंने कई सारे कि कोर्स को कैसे बेस्ट यूज करना है, तैयारी को कैसे डायरेक्शन देना है, कोर्स को अपने बेस्ट कैसे यूज करना है। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर। जिन तक वीडियो जो बाद में भी देखेंगे, आप इस सेशन को 10 मिनट बाद जो है, अभी जैसे ही खत्म होगा प्रोसेस होकर 10 मिनट बाद आपको शो हो जाएगी। ठीक, और जैसे सैटरडे संडे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको उठा के कंटेंट में डाल दूंगा, तो आपको सीरियली पढ़ने को मिलेगा। तो पढ़ाई आप कंटेंट ऑप्शन से करिए। ठीक है, चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया है, अभी देखिए आपसे बात करते करते 11 बज गया, तो और भी बैचेज में बात करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं जल्दी में, तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। आप खुल के समय लीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन और शुड आई क्लोज द सेशन? अच्छी अच्छी स्लाइड बना के पढ़ा देना वो मैटर नहीं करता है, अच्छे से समझा देना वो ज्यादा अल्टीमेटली मैटर करता है। तो आज थोड़ा सा टॉपिक बड़ा था, रिसर्च काफी करनी थी, तो मैं पीपीटी उपीटी के चक्कर में नहीं पढ़ा, सीधे मैं जो है आपको यहीं से पढ़ा दिया मैंने, और आपको समझ में भी आ गया होगा, आई एम होपफुल। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई नीड टू क्लोज द सेशंस। बाद में जो लोग देखेंगे वो दे आर गोइंग टू यूज द चैट ऑप्शन, आप चैट ऑप्शन से पूछिए, और एक संजय चौहान करके पर्सनल चैट भी होगा, आप मेरे से पर्सनली भी ऐप पे कनेक्ट कर दीजिए। आपको कोई पर्सनल कोई गाइडेंस कुछ भी चाहिए, आप ऐप पे कनेक्ट हो जाइए, मेरे नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। कुछ पब्लिकली आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। ओके, सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड योर ईच एंड एवरी डाउट। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।